नमस्कार, मैं तेंजिन पेलजोर तिब्बत टीवी के सभी दर्शकों को हार्दिक स्वागत करता हूं। आज तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में हम गत वर्ष परम पावन दलाई लामा जी और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में कुछ प्रमुख खबर प्रस्तुत करेंगे। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। गत वर्ष परम पावन दलाई लामा जी ने लद्दाख, नई दिल्ली, सिक्किम तथा बौद्ध गया की आध्यात्मिक यात्रा और धर्मशाला के मुख्य तिब्बती बुद्ध विहार में विभिन्न संस्थानों के अनुरोध पर बौद्ध ग्रंथ के उपदेशों पर अनेक सार्वजनिक प्रवचन एवं दर्शन दिया था। इसमें सर्वप्रथम परम पावन दलाई लामा जी ने तिब्बती नव वर्ष के 15वें दिन तिब्बती मुख्य बुद्ध विहार में सार्वजनिक प्रवचन दिया था। इसी प्रकार परम पावन दलाई लामा जी के 88वें जन्मदिन पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ने एक आधिकारिक समारोह का आयोजन कर परम पावन दलाई लामा जी सहित हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू तथा राज्य के कई मंत्रियों ने भाग लिया है। इस शुभ घड़ी पर भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सहित विश्व के नेताओं तथा गणमान्य व्यक्तियों ने ट्वीट, पत्र, वीडियो संदेश तथा बयान के माध्यम से उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। अपने एक संदेश में परम पावन जी ने बधाई और शुभकामनाएं देने वाले सभी शुभचिंतकों के प्रति आभार प्रकट की। ज्ञात है कि पिछले साल परम पावन दलाई लामा जी ने अनेक सम्मेलनों, संगोष्ठी, पुस्तक विमोचन तथा अध्ययन केंद्रों का उद्घाटन एवं अध्यक्षता किया था। साथ ही उन्होंने दुनिया भर के नवनिर्वाचित सरकार एवं विजेताओं को शुभकामनाएं, प्राकृतिक आपदाएं से प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूति और प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन पर संवेदना भेजा था। इसी प्रकार परम पावन दलाई लामा जी ने धर्मशाला से प्रस्थान कर लद्दाख, दिल्ली, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बौद्ध गया की आध्यात्मिक यात्रा की। इस दौरान उन्होंने लाखों के संख्या में श्रद्धालुओं तथा शुभचिंतकों का प्रवचन एवं दीक्षा प्रदान की। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा विश्व शांति एवं मानवता के कल्याण में योगदान के लिए विभिन्न तिब्बती संगठनों, संस्थाएं, बौद्ध श्रद्धालुओं के समूह इत्यादि ने उनके अच्छे स्वास्थ्य हेतु दीर्घायु प्रार्थना आयोजित किया। इन सभी दीर्घायु प्रार्थना के समय परम पावन जी ने अपने अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति को सुनिश्चित करते हुए सभी अनुयायियों, विशेष रूप से तिब्बती लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 100 साल से अधिक सालों तक जीवित रहने की अपनी इच्छा और प्रार्थना पुष्टि की। चीनी लोग गणराज्य के अवैध शासन में पिछले साल तिब्बत के अंदर मानवाधिकार की स्थिति बद से बदतर हो गया है। तिब्बतियों पर अत्याचार, यातना तथा मनमाने ढंग से गिरफ्तार करना अब भी जारी है। मानवाधिकार शोध केंद्र फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट अनुसार तिब्बत लगातार पिछले 3 सालों से पृथ्वी पर सबसे कम आज़ादी वाले देशों में घोषित किया गया है। चीनी शासन द्वारा तिब्बत में चीनी कारण अभियान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका एक स्पष्ट प्रमाण राज्य संचालित 1 लाख तिब्बती बच्चों को औपनिवेशिक बोर्डिंग स्कूल में भर्ती करना और पूरे तिब्बत के क्षेत्र में तिब्बती स्कूलों को व्यवस्थित रूप से बंद करना है। इसी प्रकार कुछ विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार गत वर्ष तिब्बत के अंदर 40 तिब्बतियों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया था,
जिसमें 8 तिब्बतियों को तिब्बती पहचान व्यक्त करने के संबंध में 3 साल के लिए सजा सुनाई गई थी। अनेक रिपोर्टों के अनुसार चीनी हिरासत में कई तिब्बती राजनीतिक बंदियों की मृत्यु हो गई। तिब्बती कैदियों को अस्वस्थ अवस्था में रिहा किया गया और तिब्बती कार्यकर्ताओं को चीनी अधिकारियों एवं गुंडों ने मारपीट किया गया है। इसमें तिब्बती मानवाधिकार कार्यकर्ता गोम्बोकी तथा भाषा कार्यकर्ता टाशी वांगचू को चीनी अधिकारियों ने हमला एवं दुर्व्यवहार किया गया है। तिब्बती पहचान को प्रकट करने और तिब्बती भाषा की उन्मूलन के प्रति चिंता जताने पर जंखर जमयांग और गोलो पाल्देन को लंबी अवधि के लिए जेल भेजा गया है। कुछ तिब्बतियों को अपने गांव में धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए 2 साल की सजा सुनाई गई थी। तिब्बती व्यक्ति छुल्ट्रिम और तिब्बती महिला सिमकी डोलमा को परम पावन दलाई लामा जी के चित्र तथा निर्वासन में तिब्बतियों के साथ संपर्क करने के लिए सजा सुनाई गई थी। तिब्बती लोगों को उनकी धार्मिक पहचान की अभिव्यक्ति और धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए कठोर दंड तथा गिरफ्तारी का सामना करना पड़ रहा है। चीनी शासन द्वारा तिब्बतियों पर बढ़ते दबाव और दमन के बावजूद तिब्बत के अंदर तिब्बती लोग तिब्बती पहचान को संरक्षण करने के लिए प्रतिबद्ध रहा है। विश्व के सबसे कम उम्र के राजनीतिक बंदी तिब्बत के 11वें पेंशन लामा जेजुन तेंजिन यीशी ठिनले फुंसोपेल सांगबो व गेंद्युन छुकी नीमा के जबरन गायब किए जाने की 28वें वर्षगांठ पर तिब्बतियों तथा तिब्बत समर्थकों द्वारा उनकी शीघ्र रिहाई हेतु धरना, विशाल प्रदर्शन तथा हिमायत अभियान चलाया गया था। ज्ञात है कि 11वें पेंशन रिम्पोचे का जन्म 25 अप्रैल 1998 में हुआ था और उन्हें 14 मई 1995 में परम पावन दलाई लामा जी द्वारा 10वें पेंशन रिम्पोचे के पुनर्जन्म के रूप में मान्यता दी गई थी। परम पावन जी द्वारा 11वें पेंशन रिम्पोचे की मान्यता देने के 3 दिन बाद चीनी शासन ने पेंशन रिम्पोचे सहित उनके गुरु छाटे रिम्पोचे और परिजनों को अपहरण किया था। आज के समय पेंशन रिम्पोचे 34 साल का हुआ है और उनके बारे में किसी को कुछ भी खबर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा चीन सरकार पर लगातार दबाव एवं चेतावनी देने पर भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं। इस पर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग ने एक बयान जारी कर चीन सरकार से पेंशन रिम्पोचे तथा उनके परिजनों के स्वास्थ्य तथा कल्याण के बारे में जानकारी देने की अपील की। चीन तिब्बत संघर्ष की समाधान तथा तिब्बती लोगों की कल्याण हेतु केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्यों नेतृत्व कशाक तथा निर्वासित तिब्बती संसद के संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने भारत सहित विश्व भर के सरकारें, सांसदों, तिब्बत समर्थकों, नीति निर्माता, बुद्धिजीवियों, पत्रकारों, विशेषज्ञ समूह आदि कई गणमान्य लोगों के साथ बड़े पैमाने पर हिमायत अभियान चलाया गया था। इसमें मुख्य रूप से कशाक और निर्वासित तिब्बती संसद के संयोजन में राजधानी दिल्ली में एक कूटनीतिक अभियान शुरू किया। सीक्योंग पेम्पा त्सिरिंग और अध्यक्ष खेम्पो सोनम तेम्फेल के नेतृत्व में तिब्बती नेताओं ने विश्व के प्रमुख राजनयिकों के साथ मुलाकात की। कूटनीतिक अभियान के दौरान तिब्बती नेताओं ने 17 देशों के राजदूतों तथा उप राजदूतों के साथ तिब्बत मुद्दे पर लंबी चर्चा की। इसी उपलक्ष्य में पिछले वर्ष तिब्बत मुद्दे के प्रति कठोर राजनीतिक समर्थन जुटाने हेतु सीक्योंग पेम्पा त्सिरिंग ने अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, कोलंबिया, मेक्सिको, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, फिनलैंड, बेल्जियम आदि कई देशों का आधिकारिक यात्रा किया था। अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने कई देशों में चीन तिब्बत संघर्ष के संबंध में सुनवाई में भाग लिया था। विदेश यात्रा पहुंचने पर तिब्बती समुदाय के लोगों तथा तिब्बत समर्थकों ने उनका हर्षोल्लास के साथ स्वागत की। उसके साथ ही निर्वासन में तिब्बती लोगों की कल्याण और तिब्बती लोगों के साथ मेल मिलाप करने हेतु दुनिया भर में रह रहे तिब्बती समुदाय तथा भारत स्थित सभी टिबेटन सेटलमेंट के गांव एवं कस्बे का आधिकारिक दौरा किया था। वर्तमान तिब्बत के गंभीर स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जागरूकता फैलाने हेतु निर्वासित तिब्बती संसद के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने जर्मनी, इस्टोनिया, बेल्जियम, फ्रांस तथा लग्जमबर्ग की आधिकारिक यात्रा की। भारत में तिब्बत मुद्दा तथा तिब्बती लोगों की कल्याण हेतु अधिक समर्थन जुटाने के लिए अलग अलग समूह के संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत के विभिन्न राज्यों का यात्रा कर महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री, सांसद, विधायक तथा तिब्बत समर्थक के साथ मुलाकात किया है। इसी क्रम में कछाक के मंत्रिमंडल जैसे शिक्षा मंत्री थर्लम डोल्मा ने भारत स्थित विभिन्न तिब्बती स्कूलों का दौरा कर स्कूलों की शिक्षा प्रणाली में अधिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया है। रक्षा मंत्री ग्यारी डोल्मा ने परम पावन दलाई लामा जी के आध्यात्मिक यात्राएं तथा प्रवचनों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित देने की कार्य किया है। उसी प्रकार सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के मंत्री नोर्जिन डोल्मा ने चीन तिब्बत संघर्ष की समाधान हेतु राजनीतिक समर्थन बढ़ाने के लिए अमेरिका, ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, फ्रांस तथा चेक गणराज्य की आधिकारिक यात्रा की। तिब्बत चीन संघर्ष की समाधान तथा मध्यम मार्ग नीति के तहत चीन तिब्बत वार्ता को पुनः प्रारंभ करने हेतु कई देशों ने तिब्बत के प्रश्न पर विधेयक तथा बयान जारी किया था। इसमें विशेष रूप से नवंबर महीने में अमेरिका सदन की विदेश मामले की समिति ने सर्वसम्मति से तिब्बत चीन संघर्ष के समाधान को बढ़ावा देने की अधिनियम अर्थात तिब्बत का समाधान अधिनियम पारित किया था। इस अधिनियम का स्वागत करते हुए सिक्योंग पेम्पा त्सरिंग ने कहा कि इससे न केवल तिब्बतियों के हित में मदद मिली बल्कि दुनिया भर में लोकतंत्र, संवाद और शांति के हित में भी समर्थन मिली। यह विधेयक तिब्बत प्राचीन काल से चीन का हिस्सा होने के पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के दावे को ऐतिहासिक रूप से गलत बताकर खारिज करता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने एक प्रेस बयान में तिब्बत में जातीय सफाई की नीति चलाने वाले चीनी अधिकारियों के वीजा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। इसी प्रकार दिसंबर महीने में यूरोपीय संसद ने तिब्बत में जबरन बोर्डिंग स्कूल के माध्यम से तिब्बती संस्कृति को नष्ट करने के लिए चीन सरकार का निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। इसी तरह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के 53वां सत्र में चीनी सरकार द्वारा तिब्बत में स्थापित जबरन बोर्डिंग स्कूलों के मुद्दे पर चर्चा की गई। एक अन्य खबर के अनुसार तिब्बत पर स्वीडिश संसदीय समूह ने स्वीडन के संसद में तिब्बत के समर्थन में 3 प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। कनाडा संसद की विदेश मामले की समिति ने भी कनाडा संसद को एक रिपोर्ट भेजकर तिब्बत में बोर्डिंग स्कूल नीति लागू करने वाले चीनी अधिकारियों को आर्थिक दंड लगाने की अनुरोध की। पिछले वर्ष चीन सरकार द्वारा तिब्बत के अंदर घोर मानवाधिकार उल्लंघन तथा
तिब्बती पहचान को मिटाने हेतु अनगिनत विनाशकारी नीति लागू करने के लिए संयुक्त राष्ट्र तथा यूरोपीय संसद ने कई बार तिब्बत मुद्दे पर बयान जारी किया है। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र के 4 विशेषज्ञों ने तिब्बतियों को बहुसंख्यक हान संस्कृति में आत्मसात करने की नीति पर गंभीर चिंता प्रकट की है। साथ ही 6 फरवरी 2023 को संयुक्त राष्ट्र के 3 स्वतंत्र विशेषज्ञों ने एक कड़े शब्दों में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर चीन सरकार द्वारा तिब्बत में 1 लाख से अधिक तिब्बती बच्चों को अपनी परिवारों से अलग कर औपनिवेशिक शैली के बोर्डिंग स्कूलों में भर्ती करने के लिए घोर निंदा की है। 27 फरवरी से 4 अप्रैल 2023 तक आयोजित संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 92वें सत्र के दौरान 16 देशों के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों ने चीन सरकार द्वारा तिब्बत में घोर मानवाधिकार उल्लंघन की निंदा करते हुए चीन से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत अपने दायित्वों का पालन करने का आह्वान किया है। इसी प्रकार 27 अप्रैल 2023 को 6 संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों के समूह ने एक संयुक्त रूप से प्रेस बयान जारी कर चीन द्वारा तिब्बत में चलाए जा रहे तथाकथित व्यावसायिक प्रशिक्षण और जबरन श्रम स्थानांतरण कार्यक्रम पर चिंता व्यक्त की। बयान में विशेषज्ञों ने कहा कि यह कार्यक्रम तिब्बती धार्मिक, भाषाई तथा सांस्कृतिक पहचान को नष्ट करने के लिए चलाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 93वें सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों जैसे चेक गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्वीडन, स्विट्जरलैंड तथा यूनाइटेड किंगडम ने तिब्बत मुद्दा उठाया है। चेक गणराज्य के प्रतिनिधि ने चीन से अपने अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को बरकरार रखने और तिब्बत में हो रहे गंभीर मानव अधिकारों के उल्लंघन को समाप्त करने की आग्रह किया है। 10 अगस्त 2023 को संयुक्त राष्ट्र के 3 स्वतंत्र विशेषज्ञों ने चीन सरकार से 9 तिब्बती पर्यावरणीय रक्षकों के बारे में जानकारी प्रदान करने की मांग की और उनकी शीघ्र रिहाई का आह्वान किया गया था। 23 जनवरी 2024 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू ऑन चाइना के दौरान अभूतपूर्व संख्या में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने चीन सरकार द्वारा तिब्बत में मानवाधिकार उत्पीड़न के मुद्दे उठाया है। समीक्षा के समय 21 सदस्य देशों ने सदन में भाग लेते हुए तिब्बत के अंदर मानवाधिकार स्थिति पर गंभीर चिंता जताई और 23 सदस्य देशों ने सुझाव दिया था। इसी के साथ इस वर्ष की प्रमुख खबर यही समाप्त होती है। मैं तिब्बत टीवी की ओर से हमारे सभी दर्शकों को तिब्बती नव वर्ष अर्थात लोसार की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।